इंटीरियर्स की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है, एक एक प्रोसेस के बारे में आपको जानना है, तो टेंशन काहे ले रहे हो यार। स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सीरीज बाय अव्याना इंटीरियर्स है ना। और ये है इस सीरीज का पार्ट 8 जिसमें हम बात करने वाले हैं किचन काउंटर टॉप, बैक स्प्लैश और सिंक इंस्टॉलेशन के बारे में। और उसमें आप कौन कौन से मटेरियल ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं और आपके काउंटर टॉप के लिए, आपके बैक स्प्लैश के लिए और आपके सिंक के लिए कौन सा बेस्ट मटेरियल होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पे। दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सीरीज की स्टेप नंबर 15 है जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा काउंटर टॉप इंस्टॉलेशन, जो बैक स्प्लैश वाली जो वॉल होती है उसका, उसमें कौन सा मटेरियल आपको लगाना है उसको इंस्टॉलेशन, और हमारा सिंक का इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी एंड तक, यानी इससे पहले पार्ट 7 वाली वीडियो देखी होगी, उसमें लास्ट में मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम वुडवर्क के बारे में बात करने वाले। लेकिन दोस्तों, वुडवर्क से पहले आपको अपने किचन का काउंटर टॉप, किचन का बैक स्प्लैश और किचन का सिंक को आपको इंस्टॉल कर देना है। अब बात ये आती है कि भैया किचन काउंटर टॉप के लिए और बैक स्प्लैश के लिए बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरे काउंटर टॉप के लिए, मेरे बैक स्प्लैश के लिए कौन सा बेस्ट मटेरियल होने वाला है, टेंशन काहे ले रहे हो। यही तो इस सीरीज की खासियत है जिसमें मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग, ये सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर टॉप के बारे में। तो दोस्तों, काउंटर टॉप को बनाने से पहले आपको सबसे पहले काउंटर टॉप के सपोर्ट देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना होता है। तो पहले अगर आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम या फिर आपके किचन का सिविल वर्क चल रहा होता है, तब अगर आपने आरसीसी स्लैब का प्लेटफॉर्म बना दिया है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने आरसीसी स्लैब नहीं बनाया है तो आपको किचन काउंटर टॉप को सपोर्ट देने के लिए कोटा स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाना है, कोटा स्टोन को तैयार करना है। अगर आपको कोटा स्टोन यूज नहीं करना है तो आप प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड का भी वहां पर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ताकि उस प्लाईवुड या ब्लॉक बोर्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का आप जो काउंटर टॉप मटेरियल यूज कर सके, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल हो गया, जो भी मटेरियल आप यूज करें उसे सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों, अगर इनसफिशिएंट सपोर्ट अगर आपको नीचे मिलेगा, अगर आपने अपने काउंटर टॉप को डायरेक्टली अपने लोअर कैबिनेट्स के ऊपर रख दिया तो उसके इन फ्यूचर में क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना। आपका ग्रेनाइट वाला ये बोल रहा है कि भैया डायरेक्टली कैबिनेट्स के ऊपर रख देते हैं ना, प्लेटफॉर्म बनाने की, सपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ग्रेनाइट ऑलरेडी बहुत मजबूत होता है, तो उसको भैया हाथ जोड़ के उसको भगा दो, दूसरे मिस्त्री को पकड़ के ले आओ, कुछ नहीं होगा उसको, तो नुकसान आपका हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे किचन में काउंटर टॉप अगर गलत तरीके से इंस्टॉल हो गया, अगर काउंटर टॉप का लेवल ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, तो झेलना किसको है? हमें झेलना है। काम किसको करना है? हमें काम करना है। यूज़ हमें करना है भाई हमारा किचन, आपको तो लगा के निकल लेना है। तो आपको इन छोटी छोटी पॉइंट्स जो मैं आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ अभी, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए मटेरियल मैंने आपको बता दिए। या तो आपको आरसीसी स्लैब या आपको पहले ही देना होता है, या तो आप कोटा स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्लाईवुड या ब्लॉक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें कम होती है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम काउंटर टॉप पे नॉर्मली हमारा जो यूटेंसिल्स होता है, गैस स्टोव होता है, वो रखते हैं, कोई उसके ऊपर चढ़ के कूदने का काम नहीं होता है काउंटर टॉप का, तो ठीक होता है, स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं काउंटर टॉप का डायमेंशंस के बारे में कि भैया हमें अधिकतर ये डाउट रहता है कि काउंटर टॉप की हाइट कितनी थी। तो इसमें सिंपल सी ट्रिक मैं आपको देता हूँ कि जो हाइट आपको काउंटर टॉप की रखनी है वो यूज़र के अकॉर्डिंग रखनी है, जो आपको किचन को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है, चाहे वो आप हो या फिर आप खाना बनाने वाले हो सबसे ज़्यादा, या फिर आपकी मम्मी है या फिर आपकी वाइफ है, जो भी ज़्यादातर किचन को यूज़ करने वाला है उस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको काउंटर टॉप की हाइट रखनी है। स्टैंडर्ड डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो काउंटर टॉप की जो हाइट है, आप 30 इंची से लेके 42 इंचेस रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र, जो पर्सन का आपके किचन में काम कर रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक इंचेस में आपको डायमेंशन दे दूं तो अगर आप 4 फीट 6 इंच से लेके 5 फीट की हाइट वाले पर्सन हो तो आपको 30 इंची से लेके 33 इंच के बीच का काउंटर टॉप की हाइट रखनी चाहिए। और वही अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा हाइट है, 5 फीट से लेके 5 फीट 6 इंची के पर्सन हो, तो आपको 33 इंची से लेके 36 इंची का काउंटर टॉप की हाइट रखनी चाहिए। विड्थ की बात करूं तो विड्थ आपको मिनिमम 2 फीट तो रखनी है और मैक्सिमम 2.5 फीट रखनी है। 2.5 फीट से ज़्यादा विड्थ यानी काउंटर टॉप की चौड़ाई
नहीं रखनी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप रखोगे तो जो सामान उस एंड पर रखा होगा उसे उठाने में, उसे एक्सेस करने में काफ़ी सारे दिक्कत आ सकती है। तो आपको विड्थ ज़्यादा नहीं देनी है इससे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक यानी मटेरियल्स के बारे में। काउंटर टॉप में मार्केट में कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, तो मेनली 4 से 5 तरह के मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो होता है और सबसे अच्छा जो होता है और सबसे रफ एंड टफ जो यूज़ होता है और 90% हमारे इंडियन घरों के लिए बेस्ट होता है, यूज़ होता है, वो होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों जो पत्थर होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है सबसे स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है, क्योंकि ये बनाया जाता है लावा से। जो लावा होता है ना, उससे मिलकर बनाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है कितनी स्ट्रॉन्ग होने वाला ये पत्थर है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे शेड्स और वेरिएशंस देखने को मिल जाएगा। इसकी जो कॉस्टिंग होती है इसके शेड्स की, वो स्टार्ट हो जाती है 100 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, जो आती है 500, 600, 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी ग्रेनाइट के शेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपको हमेशा जो डार्कर कलर के शेड्स के जो ग्रेनाइट है उनके साथ ही जाना चाहिए। लाइटर कलर के शेड्स के ग्रेनाइट को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लीनिंग प्रॉब्लम, मेंटेनेंस आपको हो सकती है। वैसे तो होती नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में हो सकती है। लेकिन अगर आपको लाइटर शेड के कलर के साथ ही जाना है तो आप जो नेक्स्ट वाला मटेरियल मैं आपको बताने वाला हूँ क्वार्ट्ज, उसके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ग्रेनाइट जो होता है भैया रफ एंड टफ होता है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, स्क्रैच की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्रैक की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दाग धब्बे नहीं लगते हैं, नॉन पोरस मटेरियल होता है। इसके बाद जो गर्म यूटेंसिल्स आप डायरेक्टली ग्रेनाइट के ऊपर रख दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भैया। तो अगर आपको हैवी यूजेज है, अगर आपके घर में ज़्यादा ही यूटेंसिल्स या बर्तन वर्तन का ज़्यादा काम होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, कभी कभी दाल बाटी वाला जो होता है ओवन, उसका अगर आपने यूज़ करा है, या फिर बड़े बड़े ऐसी टाइप के यूटेंसिल्स हो गए, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ जाना चाहिए। अब काउंटर टॉप के लिए जो सेकंड टाइप का मटेरियल होता है, यानी ग्रेनाइट के बाद जो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है वो होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज थोड़ा लग्जरी सेगमेंट का पत्थर आ जाता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 400 रुपये या फिर 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के क्वार्ट्ज भी के स्लैब आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। ग्रेनाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है सेम प्रॉपर्टीज़ आपको क्वार्ट्ज में देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छा होता है, रफ एंड टफ के लिए होता है, स्क्रैच इसमें आते नहीं है, क्रैक ये हो नहीं सकता। और इसके में एक डिफरेंस आपको जो दिख जाता है ग्रेनाइट में और क्वार्ट्ज में, वो ये है कि अगर गर्म यूटेंसिल्स उठाकर आपने डायरेक्टली क्वार्ट्ज के ऊपर रख दिया है तो वहाँ पर आपको स्पॉट्स बन जाता है, वो परमानेंट स्पॉट बन जाता है। तो उस केस में अगर आप क्वार्ट्ज यूज़ करें तो आपको एक ग्रेनाइट का सेक्शन काट कर अपने काउंटर टॉप पर गर्म यूटेंसिल्स रखने के लिए अलग पोर्शन बनवाना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपका कोई बजट इशू नहीं है, थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में जाना है, क्वार्ट्ज का मन कर रहा है भैया, क्योंकि क्वार्ट्ज में आपको लाइटर कलर्स और अलग अलग डिफरेंट शेड्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको टिप्स दे देता हूँ ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज पत्थर के लिए। जब भी आप ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज पत्थर लगाओ तो हमेशा लगाते समय जो स्पिरिट लेवल होता है उसकी मदद से आपको इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काउंटर टॉप है वो एक लेवल में रहे, उसके लिए हमें स्पिरिट लेवल को चेक कर प्रॉपरली लगाना चाहिए। वरना अगर आपके मिस्त्री ने स्पिरिट लेवल का चेक नहीं करा और ऐसा ही अनाड़ी मिस्त्री है तो वो आपका काउंटर टॉप एक तरीके से एक तरफ से ऊपर हो सकता है, दूसरी तरफ से नीचे हो सकता है, तो हमें यूज़ करने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, यानी दूसरी जो टिप है, आपको जो काउंटर टॉप की जो जॉइंट्स है उसका आपको ध्यान रखना है। ऐसी साइज़ आपको काउंटर टॉप की लेनी है जैसे कि 11x3, जो आपकी पूरी, अगर आपका लंबा किचन का काउंटर टॉप है तो वो 11 फीट वहाँ कवर हो जाए और 3 फीट आपका विड्थ कवर हो जाए, क्योंकि जो हमारी विड्थ है मैक्सिमम हम 2.5 फीट रखेंगे, मिनिमम हम 2 फीट रखेंगे, तो 3 फीट में हमारी वो विड्थ भी कवर हो जाएगी। और ज़्यादा जॉइंट्स आपको उसमें ना देने पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतना ही वो किचन थोड़ा, वो काउंटर टॉप थोड़ा फीका फीका लगेगा। हाँ, उसके पास उस जॉइंट्स में आप किसी प्रकार का कलर कर सकते हैं जो आपका काउंटर टॉप का कलर है, लेकिन वो भी थोड़े सालों बाद निकल जाएगा और वहाँ पर डस्ट फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जॉइंट्स को आपको अवॉइड करना है काउंटर टॉप पर स्टोन करते समय। और एक और डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है कि जो ग्रेनाइट होता है उसमें कोई स्किल्ड मेजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जो नॉर्मल आपका जो टाइल वाला मिस्त्री होता है वही उसको ग्रेनाइट को इजीली लगा देता है, सीमेंट से लग जाता है, ठीक है, केमिकल से भी लग जाता है ग्रेनाइट, लेकिन सीमेंट से आप लगा सकते हो। वही अगर आप क्वार्ट्ज के साथ जा रहे हो तो वहाँ पर आपको स्किल्ड मेसन की ज़रूरत पड़ेगी, और क्वार्ट्ज को काटने के लिए, क्वार्ट्ज को इंस्टॉल करने के लिए जो टूल्स और डिवाइस यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी अलग होने वाले नॉर्मल से, ठीक है। अगर आपको पूछ लेना, अगर आपको क्वार्ट्ज इंस्टॉल करवाने वाला जो मिस्त्री है उससे पूछ लेना एक बार, अब बात बताओ भाई कि आप इस क्वार्ट्ज को लगाने के लिए जो कटिंग ब्लेड है वो कौन सा ग्राइंडर यूज़ करोगे। अगर वो बोलेगा कि नॉर्मल भाई जो टाइल जिसे काटता हूँ वही काट दूंगा, तो उस मिस्त्री को कुछ पता नहीं है क्वार्ट्ज इंस्टॉलेशन के बारे में, तो उस मिस्त्री को बोलो टाटा बाय बाय। दूसरे मिस्त्री को आप हायर करिए, अपॉइंट करिए जिसे एक्सपीरियंस हो। और एक और टिप मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि जिस शॉप से आपने क्वार्ट्ज का जो स्लैब है वो खरीदा है, उस शॉप के ही जो मिस्त्री है, उस शॉप के ही जो लेबर है, उनसे ही आप अपने क्वार्ट्ज को इंस्टॉल करा लीजिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिस्त्री होते हैं। और दोस्तों क्वार्ट्ज जो होता है वो हमेशा एडेसिव से लगाया जाता है, केमिकल से लगाया जाता है। क्वार्ट्ज कभी भी सीमेंट से नहीं लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप मैं आपको यहाँ पर देना हूँ, आप जो भी ग्रेनाइट खरीद रहे हैं या फिर क्वार्ट्ज खरीद रहे हैं, हमेशा आपको ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदना है। जनरली जो ग्रेनाइट होते हैं उसमें तो आपको ब्रांड्स देखने को नहीं मिलते, आपने सुना भी नहीं होगा यार इस ब्रांड का ग्रेनाइट, इस ब्रांड का ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट में ब्रांड्स नहीं आते हैं, ठीक है, वो ऊपर से ही आता है उसका स्टॉक, और यहाँ पर हमारे डीलर में आता है। तो जब भी आप ग्रेनाइट खरीद रहे हो, ट्रस्टेड डीलर या फिर ट्रस्टेड वेंडर से ही आपको माल खरीदना चाहिए, क्योंकि वो श्योरिटी होती है कि जो उसने वो माल मंगवाया होगा वो किसी अच्छी श्योरिटी वाली जगह से मंगवाया होगा। तो ट्रस्टेड डीलर से आपको ग्रेनाइट खरीदना है। लेकिन अगर आप क्वार्ट्ज खरीद रहे हो तो हमेशा ब्रांडेड कंपनी का क्वार्ट्ज आपको खरीदना है। ब्रांडेड कंपनी कौन कौन सी होती है क्वार्ट्ज की? सबसे पहली तो होगी कलिंगा, सेरेस्टोन हो गया, एक पीटरस्टोन हो गया। तो ये 3 कंपनी है क्वार्ट्ज की, इनमें से आप किसी से भी एक से क्वार्ट्ज खरीद सकते हैं। तीसरा टाइप का मैंने कॉस्टिंग बता दी ना क्वार्ट्ज की, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 400 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन से खरीद रहे हो, कौन से डीलर से खरीद रहे हो, ठीक है। तीसरा टाइप का जो काउंटर टॉप का मटेरियल होता है वो होता है हमारा फुल बॉडी टाइल्स, यानी सबसे टॉप पे तो ग्रेनाइट है भैया, उससे नीचे हमारा क्वार्ट्ज है, और उससे नीचे आ गया फुल बॉडी टाइल्स। फुल बॉडी टाइल्स भी काफ़ी अच्छा स्लैब है। सबसे पहले क्या होता है कि ये फ्लोरिंग में यूज़ करा जाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे इवॉल्व हुआ है, शेड्स डिफरेंट आने लग गए हैं इस बॉडी वाली टाइल्स में, तो ये काउंटर टॉप के भी ऊपर हम इसे यूज़ करने लग गए। इसमें जो दोनों मैंने प्रीवियसली बताया उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो शेड्स आपको क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट में नहीं मिलते हैं वो शेड्स आपको ये जो टाइल होता है, टाइल क्या होता है, ये फुल बॉडी जो टाइल होता है उसमें आपको मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको फिनिशेस के अकॉर्डिंग टाइल मिल जाते हैं, जैसे कि फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल के अंदर आपको 3 फिनिश की स्लैब देखने को मिल जाती है। सबसे पहला तो ग्लोस फिनिश का स्लैब, टेक्सचर फिनिश का स्लैब और मैट फिनिश का स्लैब। अपने काउंटर टॉप के ऊपर हमेशा आपको ग्लोस फिनिश का स्लैब ही यूज़ करना है, क्योंकि इजी टू क्लीन होता है, इजी टू मेंटेन होता है। बस एक पोछा लगाओ, सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे। और दाग धब्बे की बात आई तो इसके ऊपर किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं रहते हैं। अगर हल्दी का दाग रह गया तो हल्दी का दाग भी इजीली साफ हो जाता है, परमानेंटली नहीं रहता। गर्म बर्तन उठाकर इस पर रख दो, कोई प्रकार का धब्बा नहीं आएगा। स्क्रैच रेजिस्टेंस, टेक्सचर रेजिस्टेंट होता है और नॉन पोरोस होता है, यानी मैं आपको बता चुका हूँ दाग धब्बे नहीं लगते हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए स्किल्ड मेसन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि इसमें जो ब्लेड यूज़ होती है, इसके जो एजेस होते हैं उसको हमें स्मूथ करना होता है, क्योंकि वो जो टाइल होता है काफ़ी रफ होता है और स्क्वायर शेप के एजेस होते हैं। तो हमें इस जो एजेस होते हैं उसमें मोल्डिंग करनी पड़ती है, और मोल्डिंग करी जाती है ग्लाइंडर से। तो मोल्डिंग जो करी जाती है वो ग्लाइंडर डिवाइस से करी जाती है। बार बार हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, और ये 1-2 घंटे की ग्राइंडिंग नहीं होती है, ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। यानी जो मिस्त्री होता है वो लगे रहता है, घंटों भर लगे रहता है। तो अपने मिस्त्री को पहले ही बता देना या फिर कॉन्ट्रैक्टर को पहले बता देना है कि भैया मैं काउंटर टॉप पे कौन सा लगाऊंगा, जो स्लैब है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल वो लगाऊंगा। तो आपको पहले ही वो डिस्कस कराना है कि चार्जेस कितने लोगे, नहीं तो वो बाद में परेशान कर देगा। वो आपसे बोलेगा कि भैया पहले बताना था ना कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, इसमें तो ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसमें तो दिन भर हमारा लेबर निकल गया है, तो वो बाद में प्रॉब्लम है। तो पहले ही डिसाइड कर लो क्या क्या चार्जेस वो लेने वाला है, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके बाद इसकी जो साइजेस होती है वो 8x3 और 10x3 की साइजेस में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 8x3 और 10x3 जो भी आपका काउंटर टॉप की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, स्लैब मंगवा सकते हैं।
थिकनेस के बारे में बात करूं तो 15 mm की थिकनेस में ही अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 15 mm से कम थिकनेस का आपको ये स्लैब है खरीदना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो की जाकर देख सकते हैं। कॉस्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि जो कॉस्टिंग होती है वो एक ऐसा फैक्टर होता है वो हमें डिसाइड करने में आसान कर देता है कि हमें कौन से मटेरियल के साथ जाना चाहिए। अगर जो मटेरियल हमारे बजट में ही नहीं है तो हम उसके बारे में देखेंगे भी नहीं। तो जो विट्रीफाइड टाइल मतलब जो ये स्लैब है, इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, जो जाती है 350-400 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। डिपेंड करता है कि आप कौन से शेड्स के टाइल के साथ जा रहा है। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो टिप्स है वो दे रहा हूँ। टिप नंबर 1, हमेशा ब्रांडेड टाइल के साथ ही जाना है, यानी ब्रांडेड स्लैब के साथ जाना है। ब्रांड कौन से? एक कजारिया हो गया, एक आईबीस हो गया, एक मोटो हो गया। इन्हीं ब्रांडेड कंपनी के स्लैब आपको यूज़ करना है। चौथा जो मटेरियल है जो आप अपने काउंटर टॉप पर यूज़ कर सकते हैं वो है नैनो वाइट या फिर ग्लास वाइट, G5, G3, G7, G9, जो भी आप इससे नाम से जानते हो वो वाला। इस पत्थर की खास बात ये होती है कि अगर आपको अपने काउंटर टॉप पर प्योर वाइट कलर का पत्थर चाहिए तो डेफिनेटली आप इस पत्थर के साथ जा सकते हो। लेकिन रुक जाइए दोस्तों, ये जो नैनो वाइट पत्थर होता है, सबसे पहले तो ये G5, G3 इसका डाउट जो आपका उस कन्फ्यूज़न है वो सोल्व कर देता हूँ। ये तो G5, G3, G9 है ना, ये बस इस पत्थर की सीरीज़ होती है, और ये जो पत्थर होता है हमारे इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेड पत्थर होता है। ये जो सीरीज़ होता है एक दूसरे के इन्हेंस्ड पत्थर होते हैं। ठीक है, और इन सब में इतना फ़र्क नहीं होता है, सब सेम ही पत्थर होता है, यानी आप तो इसे एक ही पत्थर मान के चलो। नैनो वाइट एक वाइट कलर का पत्थर होता है, ये मान के चलो। बात करते हैं इसके स्क्रैच रेजिस्टेंस, वो नहीं होता है। इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दाग धब्बे इसमें ईजीली लग जाते हैं, ईजीली तो नहीं लगते, इस प्रॉपर्टी में थोड़ा अच्छा है ये वाला पत्थर। वही अगर आप गरम वेसल उठाकर डायरेक्ट गैस से अगर आप इस पर लग दोगे तो धब्बा नीचे बन ही जाएगा, परमानेंट धब्बा वाला। और इसकी कॉस्टिंग भी होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये कंसीडर करा जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है 400 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 600 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये पर स्क्वायर फीट भी कई लोकेशन पर मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से डीलर से खरीद रहे हो, कौन सी लोकेशन में आप रहते हो और कहाँ से आप इसे खरीद रहे हो। तो बहुत ही मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। कंक्लूड करूँ तो ये प्राइस में भी सबसे एक्सपेंसिव होता है, मेंटेनेंस भी इसमें आपको ज़्यादा देखने, क्लीनिंग विलिंग भी इसमें प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ड्यूरेबल भी नहीं होता है, लाइफ स्पेन भी इसकी ज़्यादा नहीं होती है। डेफिनेटली एक चीज़ बताऊं दोस्तों, जो ये नैनो वाइट का पत्थर होता है ये काउंटर टॉप के लिए होता ही नहीं है। ठीक है, यूज़ ही नहीं करते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड चल गया है कि वाइट काउंटर टॉप के लिए आप नैनो वाइट यूज़ कर सकते हैं। जो नैनो वाइट पत्थर होता है वो आपके रिसेप्शन वाले काउंटर टॉप के लिए यूज़ किया जाता था, ऑफिस काउंटर टॉप के लिए यूज़ किया जाता था, आपके डाइनिंग टेबल के लिए, आपके ब्रेकफास्ट टेबल के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ऐसा रफ एंड टफ काम नहीं होता है। क्योंकि हमारे किचन के काउंटर टॉप पर तो हमारे बर्तन है भैया, फेंकेंगे भी सही, इधर उधर गिरेंगे, चम्मच वम्मच चाकू वाकू सबका काम होता है हमारा, तो वो स्क्रैच विस्क्रैच के चांसेस तो होते रहते हैं। तो आपको अगर नैनो वाइट पत्थर यूज़ करना है तो अपने काउंटर टॉप पर तो आपको अवॉइड करना चाहिए। वाइट कलर या फिर लाइटर शेड में अगर आपको जानना है तो आप डेफिनेटली क्वार्ट्ज में जा सकते हैं या फिर फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल में जा सकते हैं। और नेक्स्ट तरह का मटेरियल होता है मार्बल। मार्बल को भी आपको अपने काउंटर टॉप पर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वही प्रॉब्लम यार, मेंटेनेंस ज़्यादा खाता है, स्टेन दाग धब्बे इजीली लग जाते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं होता है और क्लीनिंग आसानी से नहीं होती है और ड्यूरेबल भी नहीं होता है। ठीक है, मार्बल को और जो नैनो वाइट है उन दोनों पत्थर को आपको अपने काउंटर टॉप पर यूज़ नहीं करना है अगर आपको लॉन्ग लाइफ वाला किचन काउंटर टॉप चाहिए। तो मैं अगर पूरे मटेरियल्स को कंक्लूड करूँ आपके काउंटर टॉप के लिए, तो अगर आपका कोई बजट इशू नहीं है, आपको थोड़ी लग्जरी सेगमेंट में जाना है तो आप क्वार्ट्ज में जाइए। लेकिन उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गर्म बर्तन डायरेक्टली आपको नहीं रखना पड़ेगा उसमें, वरना दाग धब्बे, वो जो गर्म बर्तन का दाग उसमें लग सकता है। वही अगर आपके किचन में रफ एंड टफ यूज़ है और अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेनाइट के साथ जा सकते हैं अगर आपको लेस मेंटेनेंस के साथ जाना चाहिए तो नैनो वाइट और इसको तो अवॉइड ही करना है। वही अगर आपके जो शेड्स है, अगर आपके लोकेशन में ग्रेनाइट के अच्छे शेड्स नहीं मिल रहे, क्वार्ट्ज के अच्छे शेड्स नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली आप विट्रीफाइड फुल बॉडी विट्रीफाइड स्लैब के साथ जा सकते हो। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के यूनिक ऑप्शंस के शेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको काउंटर टॉप मटेरियल सिलेक्शन में या फिर काउंटर टॉप मटेरियल के इंस्टॉलेशन में जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती थी वो सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। अब आपको काउंटर टॉप में किसी तरह की प्रॉब्लम आपको
फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये आपको साथ ही साथ काउंटर टॉप के साथ ही साथ आपको जो बैक स्प्लैश वाली वॉल है उसमें भी जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल भी आपको साथ साथ इंस्टॉल करवा देना है। अब बात तो वहीं आती है ना कि भैया बैक स्प्लैश में कौन कौन से मटेरियल के साथ आप जा सकते हो, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करता हूँ कि हम अधिकतर कर देते हैं और कुछ टिप्स के बारे में बात भी करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी बैक स्प्लैश वाली जो वॉल होती है, यानी जैसे आप किचन में इंटर करते हो काउंटर टॉप के जस्ट ऊपर वाली जो वॉल होती है और कैबिनेट्स के जस्ट नीचे वाली जो वॉल होती है, जिस वॉल पर अधिकतर हम टाइल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, वो अधिकतर लगाते हैं, उस वॉल को बोला जाता है बैक स्प्लैश वॉल। और बैक स्प्लैश को कभी भी खाली नहीं रखना है दोस्तों, तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। अधिकतर हम क्या करते हैं कि हमारा कॉस्ट कटिंग करने के लिए बैक स्प्लैश वाली वॉल को खाली रख देते हैं, ना किसी टाइल लगाते हैं, ना ग्रेनाइट लगाते हैं, ना कोर्स लगाते हैं। एक और मटेरियल मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ही, बहुत ही मस्त और मज़ेदार मटेरियल है, ठीक है। तो कभी भी बैक स्प्लैश वाली वॉल को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि डर्ट हो गया, डस्ट हो गया या फिर किसी प्रकार का लीकेज हो गया, सीपेज होगा, और जो पपड़ी होती है ना वो बार बार नीचे गिरती है अगर सिर्फ हमने पेंट और पुट्टी के बाद ऐसा ही छोड़ दिया। और उस वॉल के जस्ट नीचे आपका काउंटर टॉप होगा और वहीं पर आपका खाना बनेगा, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, तो वो काफ़ी डर्ट और डस्ट सा आपको महसूस होने वाला है। तो कभी भी नेवर स्किप योर बैक स्प्लैश वॉल फ्री कंप्लीटली। सेकंड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अपना बैक स्प्लैश में जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, 2 फीट के ऊपर आपको नहीं रखना है। यानी बैक स्प्लैश वाली वॉल पर जो मटेरियल आप यूज़ करो सिर्फ आपको 2 फीट की हाइट तक ही करना है। यानी काउंटर टॉप के ऊपर 2 फीट तक हाइट तक ही आपको बैक स्प्लैश वॉल पर मटेरियल लगवाना है। उसके ऊपर क्या आता है, हमारा अपर कैबिनेट्स आ जाता है। अगर इससे ऊपर हमने 2 फीट के ऊपर बैक स्प्लैश वाले टाइल लगवा दिए तो फिर हमारा जो कैबिनेट्स होते हैं, अपर कैबिनेट्स, उसे खोलने में और उसके सामान निकालने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर ये ऊपर रहेगा तो हमारे कैबिनेट्स और ऊपर रहेंगे, अगर कैबिनेट्स ऊपर रहेगा तो कोई छोटी हाइट वाला हमारा यूज़र या फिर हमारी मम्मी छोटी हाइट की है तो हमारा जो सामान अगर कैबिनेट में रखा है उसे एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो बैक स्प्लैश वाला मटेरियल होता है उसकी हाइट 2 फीट ही आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बैक स्प्लैश वाली वॉल के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होने वाला है आपके लिए। सबसे पहला मटेरियल तो टाइल, भैया सदाबहार मटेरियल है। बहुत सारे किचन में यही टाइल यूज़ करते हैं हम। बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे वेरिएंट्स और बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन में आपको ये मार्केट में टाइल की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। आप इसमें ब्रांडेड में जा सकते हो, नॉन ब्रांडेड में भी आप जा सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है अगर आप टाइल खरीद रहे हो, ठीक है। वॉल पर आप सेरामिक एज वेल एज विट्रीफाइड टाइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी किचन की वॉल या बाथरूम की वॉल पर हम विट्रीफाइड टाइल्स भी लगा सकते हैं। 4x2 की जो साइज़ का टाइल आता है वो काफ़ी लग्जरी लगता है। बाथरूम में तो वो बहुत लग्जरी लगता है, किचन में आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज़, जो सेरामिक टाइल होते हैं उसके अंदर आपको हाइलाइटर देखने को मिल जाता है। हाइलाइटर एक ऐसा प्रिंटेड टाइल होता है जो आपके जो प्लेन टाइल होता है बैक स्प्लैश वाली वॉल पर, उसके बीच में 1-2 जगह आप इसे फिट कर सकते हो, लगा सकते हो, जिससे आपका किचन और बैक स्प्लैश वाली वॉल है काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है। तो हाइलाइटर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब टाइल के बारे में मेरे को आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है टाइल के बारे में। और आपको टाइल के बारे में नहीं पता है तो पिछली स्टेप्स में मैंने आपको बताया यार, वो शायद पार्ट 6 या पार्ट 4, पार्ट 5 में आपको वो फ्लोरिंग के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल जो हमारी बैक स्प्लैश वाली वॉल पर हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट सेम ऑफ काउंटर टॉप। जो क्वार्ट्ज या फिर जो ग्रेनाइट हमने काउंटर टॉप में यूज़ किया है उसी सेम शेड, सेम ग्रेनाइट, सेम क्वार्ट्ज हम हमारी बैक स्प्लैश वाली वॉल पर यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी ट्रेंडी चल रहा है आजकल। जो आपने पत्थर काउंटर टॉप पे लगाया है वही पत्थर आप अपने सामने वाली यानी बैक स्प्लैश वाली वॉल पर लगा दो और ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब इससे किचन और किचन काफ़ी लग्जरी लगता है। और उसके ऊपर किसी प्रकार की लाइटिंग आप लगा दोगे बैक स्प्लैश वॉल के ऊपर, और अपर कैबिनेट्स के जस्ट नीचे अगर आप प्रोफाइल लाइट घुमा दोगे एक पट्टी, तो आपका जो काउंटर टॉप है वह लीटअप रहेगा, लाइट की उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही जो लग्जरीनेस है आपकी किचन की वो बढ़ जाएगी। और हो सके तो अगर आपका बजट अलाउड करता है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर आप एक शैंडलियर या फिर एक पेंडेंट की लाइट दे सकते हैं। बहुत महंगी आती है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली जा सकते हो। या फिर आप स्लैब में COB या SMD या फिर ट्रैक लाइट तो दे ही सकते हो, क्योंकि किचन में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले
करता है। तो लाइटिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने किचन में, अगर आपको अपना किचन लग्जरी बनाना है। थर्ड जो मटेरियल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही कम लोगों को पता है, वो है बैक पेंटेड ग्लास। जी हाँ दोस्तों, इस ग्लास टाइप के मटेरियल होता है और इस ग्लास टाइप के मटेरियल को आप अपने बैक स्प्लैश वाली वॉल पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका किचन काफ़ी छोटा है तो आपके किचन का स्पेस काफ़ी छोटा है, और वहीं अगर आप सामने वाली वॉल यानी बैक स्प्लैश वाली वॉल पर ग्लास का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जैसे ही ग्लास पर लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और आपका जो स्पेस है वो बड़ा बड़ा आपको विजिबल होगा। कोई भी गेस्ट है उसे ये नहीं लगेगा यार काफ़ी छोटी स्पेस है, क्योंकि आपने बैक पेंटेड ग्लास अपने जो सामने वाली वॉल है उस पर लगा रखा है। अब बात करते हैं जो बैक पेंटेड ग्लास है वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बैक पेंटेड ग्लास लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल होता है बैक स्प्लैश में। ग्रेनाइट से भी और क्वार्ट्ज से भी एक्सपेंसिव होता है। क्वार्ट्ज के बराबर थोड़ा पड़ जाता है, यानी इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 300 रुपये पर स्क्वायर फीट से 450-500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप ग्लास के अंदर कौन से टाइप ऑफ ग्लास यूज़ कर रहे हैं, प्लाईवुड के अंदर कौन से टाइप ऑफ प्लाईवुड की फ्रेमिंग कर रहे हैं। अगर आपके किचन में थोड़ा सा हल्का भी मॉइस्चर है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर HDHMR बोर्ड की फ्रेमिंग करनी चाहिए, या फिर प्लाईवुड के अंदर जो BWP यानी मरीन ग्रेड का जो प्लाईवुड है उस टाइप के प्लाईवुड की आपको फ्रेमिंग करनी चाहिए, अगर हल्का फुल्का भी ह्यूमिड एरिया या फिर मॉइस्चर आपके किचन में बना हुआ है तो। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लाईवुड की फ्रेमिंग करते हैं, कीलों की मदद से बैक स्प्लैश वाली बोर्ड में फ्रेमिंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 mm MDF को लेकर फर्मा बनाना होता है। लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, और उस फर्मे को ले जाकर आपको फैक्ट्री में दे देना है। फैक्ट्री वाले आपके जो ग्लास है उसे उसी डायमेंशन के हिसाब से काट कर आपके घर में आकर उसे इंस्टॉल कर जाएंगे। और आपने जो भी ग्लास सिलेक्ट करा है उस पर आप किसी टाइप का भी पेंट आप ऐड करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका किचन का इंटीरियर कौन से थीम पर पेश है। अगर वाइट थीम पर पेश है तो उसके हिसाब से होगा, लाइटर कलर के साथ खेलना है या फिर डार्कर कलर के साथ आपको प्ले कलर करना है, कलर कॉम्बिनेशन वो आपके, अगर आपने डिज़ाइनर को हायर करा है तो वो डिज़ाइनर आपको ईजिली आपको बता देगा कौन सा कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप डिफरेंट तरह से प्ले कर सकते हैं। और जो बैक पेंटेड ग्लास होता है वो हमेशा सिलिकॉन की मदद से पेस्ट होगा आपकी प्लाईवुड की फ्रेमिंग पर। कौन सा सिलिकॉन, 2 ग्राउंड कंपनी का आपको सिलिकॉन लेना है, और कौन सा लेना है 789 वाला सिलिकॉन लेना है और वही यूज़ करना चाहिए। और बैक स्प्लैश पर कोई सा भी मटेरियल लगाने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, ये जान लेना है कि जो बैक स्प्लैश वाली वॉल होता है ना उस पर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं काम वाले, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गया, गैस का पॉइंट हो गया, प्लम्बिंग पॉइंट हो गया। तो कुछ अनाड़ी मिस्त्री मटेरियल लगाते लगाते वो ये भी भूल जाते हैं कि भैया ये यहाँ पर एक पॉइंट था, तो वो क्या करते हैं टाइल को लगा दिया, टाइल को लगाते समय उस पॉइंट को भी पैक कर दिया, गायब कर दिया। फिर हम बाद में इलेक्ट्रिशियन लोग आते हैं, वो बोलता है भैया यहाँ पर तो हमने कनेक्शन दिया था, पॉइंट वो का है, तो पता चला कि वो तो अनाड़ी मिस्त्री ने उसको पैक ही कर दिया। तो हमें फिर से टाइल को फोड़ना पड़ता है, उसको फिर से रिपेयरमेंट करना पड़ता है। होता नहीं है अधिकतर अगर आपका एक्सपीरियंस मिस्त्री काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये गलती अधिकतर होती है और मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज़ में। बाय द वे ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जो भी अगर नहीं भी आ रहा है क्या मैं सुधार कर सकता हूँ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इस सीरीज़ के नोट्स बनाने में, फ्रेमवर्क को तैयार कराने में, PPT को तैयार करने में मुझे पिछले 6 से 8 महीने की मेहनत लगी है और 6 से 8 महीने से मैं पूरा ये जो कंटेंट है इस सीरीज़ का मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इसके बाद इसके जस्ट 15 या फिर 1 महीने बाद भी बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट और बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, मेनली इंटीरियर डिज़ाइनर लोगों के लिए, इंजीनियर के लिए, आर्किटेक्ट अगर आप हो और आपकी फील्ड में आपको मास्टर बनना है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है जो पूरे इंटीरियर की फील्ड में कभी नहीं हुआ है। ऐसा कंटेंट आपके लिए, ऐसा फाड़ू कंटेंट आपके लिए आने वाला है, तो बने रहिएगा अव्याना इंटीरियर्स के साथ। अब बढ़ते हैं, अब आपको क्या करना है, साथ ही आपका जो सिंक है वो भी इंस्टॉल करा देना है। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले सिंक को खरीदने जाना होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि सिंक कौन कौन से डिज़ाइन में मार्केट में अवेलेबल आ गया है। दोस्तों जो सिंक होता है वो बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट डिज़ाइन के
जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सिंक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन में भी मिल जाएंगे, बहुत ही स्लिक मिल जाएगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट सिंक भी आप मार्केट में आपको मिल जाएगा। और आज तो जो साउंड प्रूफ सिंक है वो भी आज मार्केट में आपको मिल जाएंगे। साउंड प्रूफ 100% साउंड प्रूफ तो नहीं होते, लेकिन जो एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल सिंक होता है, स्टेनलेस स्टील का जो सिंक होता है, उससे तो कम ही साउंड आपको उसमें बचता है। ठीक है, अगर कोई सा भी बर्तन वर्तन आप धो रहे हो तो कम साउंड उसमें सुनाता है। ठीक है, तो आप साउंड प्रूफ सिंक के साथ भी जा सकते हो। सेकंड टाइप इलेक्ट्रोप्लेटेड सिंक भी आज मार्केट में आ गए। हाँ, लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा जो सिंक होता है वो लॉन्ग लाइफ का सिंक होता है, बहुत ही ड्यूरेबल हो जाता है। अगर उसके ऊपर पीवीडी या फिर इलेक्ट्रोप्लेटेड कोटिंग, दोनों का नाम सेम ही है, ये वाली कोटिंग अगर सिंक के ऊपर हो रखी है तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और जो होती है ना वो सिंक का स्टेनलेस स्टील का जो परत निकल जाती है बार बार, वो कभी भी इसमें निकलेगी नहीं। ठीक है, अक्सर होता है जो हमारा नल होता है टैप में, उसमें दिन भर पानी रहता है, तो हम 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी जो स्टेनलेस स्टील की जो स्टील वाली परत होती है सिल्वर कलर की, वो निकल जाती है। उसके बाद हमारा जो नल होता है, पिल्लर कोक होता है, देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो आजकल जो सिंक के अंदर जो आप पिल्लर कोक यूज़ करोगे, पानी के लिए जो पिल्लर जो नल यूज़ करोगे, यू वाला क्या बोलते हैं मुझे वो नहीं पता, अभी उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो किचन सिंक के लिए जो टैप आप यूज़ करते हो वो भी पीवीडी कोटिंग यानी इलेक्ट्रोप्लेटेड कोटिंग में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसमें गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, रोज गोल्ड कलर में भी आप इलेक्ट्रोप्लेटेड कोटिंग करवा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता हो। इसके बाद आपने देखा होगा, रील्स पर देखा होगा या फिर शॉर्ट्स पर देखा होगा, आजकल किचन ऐसे आ रहा है जिसमें ऑटोमेटिक बर्तन धो रहे हैं, कुछ शावर चल रहा है, कुछ प्रेशर पंप चल रहा है, हमारा ग्लास ऑटोमेटिक धो रहा है, कोई सभी सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो उस टाइप के सिंक को आप क्या लगा सकते हैं अपने इंडियन घरों में? डेफिनेटली आप उसे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये कि जो इस टाइप के जो क्या बोल सकते हैं, इसमें स्मार्ट सिंक जो है, स्मार्ट सिंक के नाम से भी बोल सकते हैं, तो ये जो स्मार्ट सिंक है दोस्तों, ये जो पहले जो प्रीवियस कंपनी है, जो ट्रस्टेड कंपनी है, वो नहीं बना रही है। जो नई कंपनी आज मार्केट में आ रही है वो इसे स्मार्ट सिंक को प्रोड्यूस कर रही है। तो वहाँ पर जो ट्रस्ट करने में, नई कंपनी में ट्रस्ट करने में काफ़ी रिस्की चांसेस है। तो लेकिन अगर आपको जाना है डेफिनेटली तो आप जा सकते हैं। वही अगर इसमें जो मेंटेनेंस होती है इसकी हाई होती है। अगर किसी भी प्रकार से आपका शॉवर है, अगर जो वाटरफॉल का जो पानी है वो ख़राब हो चुका है, किसी प्रकार से इसमें ख़राबी हो गई, तो उसमें रिपेयर में, मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाता है। ऑलरेडी तो बहुत महंगा आता ही है। हमारा जो नॉर्मल सिंक होता है उससे 5 से 6 गुना महंगा आता है। 6 गुना नहीं और 10 गुना महंगा आता होगा, क्योंकि ये अभी नई नई टेक्नोलॉजी आजकल सिंक में अभी अभी आई है। इसके बाद किचन में सिंक को इंस्टॉल करते समय या फिर खरीदते समय हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी टिप्स है, कौन कौन सी मिस्टेक्स है। सबसे पहले जो आपका सिंक हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और आपका गैस स्टोव हो गया, वो ट्राइंगल रूल फॉलो करना चाहिए। ट्राइंगल रूल यानी यार तीनों ट्राइंगल के एक कोने पर एक पोजीशन पर होना चाहिए। यानी ट्राइंगल के एक पोजीशन पे आपका रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, एक कॉर्नर पर आपका गैस स्टोव होना चाहिए और एक कॉर्नर पे आपका सिंक होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हम फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम बर्तन धो रहे हैं, उसमें जो पानी यूज़ हो रहा है वो हमारे गैस स्टोव पर जा रहा है। तो मिनिमम गैस स्टोव और जो सिंक हो गया उसमें मिनिमम 4 फीट का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वरना हमें एक दूसरे को एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम आए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का सामान होता है हमें गैस स्टोव के काउंटर टॉप पर लाना होता है, गैस स्टोव के जो यूटेंसिल्स होते हैं हमें सिंक पर डालना होता है। तो ये जो 3 जो चीज़ें होती है मेनली हमारे किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें होती है। तो इसमें ना तो ज़्यादा इनसफिशिएंट डिस्टेंस होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। ट्रायंगल रूल के 3 कॉर्नर पर 3 चीज़ें प्लेस होनी चाहिए। और एक और चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंक को इंस्टॉल करें तो आपका जो काउंटर टॉप के जो बैक प्लेस वाली वॉल है उस तरफ आपको सिंक को इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको सिंक इंस्टॉल नहीं करना है। हमेशा सिंक को आप अपनी काउंटर टॉप की जो फ्रंट एज है उससे टिकाकर आपको सिंक इंस्टॉल करना है। आपने फोटो में देख लेना है, इससे आप इजीली समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद कभी भी अगर आपका किचन एल शेप का है या फिर यू शेप का है, कभी भी कॉर्नर में सिंक को प्लान नहीं करना है। कभी भी आपके कॉर्नर में सिंक को नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई करना और सिंक करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आप खुद सोचो कि यार वहाँ पर आप खड़े होकर किस तरीके से यूटेंसिल साफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेंटेनेंस, सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को
मिल सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप सिंक को इंस्टॉल करो तो वो काउंटर टॉप से 2 से 3 mm अंदर ही होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। अगर वो ऊपर हो गई तो वहाँ पर डस्ट और डर्ट फंसने के चांसेस हो सकते हैं। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि जो काउंटर टॉप और सिंक के बीच में जो जॉइंट्स आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर आपको ग्राउटिंग कर देनी है। और ग्राउटिंग कौन सी? इपॉक्सी ग्राउटिंग करनी है। इपॉक्सी ग्राउटिंग क्यों करनी है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल ग्राउटिंग होती है, 10 से 15 साल तक वो ग्राउटिंग चलती है और उस जॉइंट्स में आपको किसी प्रकार का वाटर ड्रॉपलेट्स और लीकेज नहीं होता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि वो जो जॉइंट होता है उसमें पानी नीचे गिरता रहता है और नीचे के जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं जो प्लाई से बने हुए, वुडन से बने हुए, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई थिंक ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो को मुझे यहीं पर एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो यानी स्टेप नंबर 16 में हम बात करने वाले हमारे घर के रिनोवेट कराने की या फिर इंटीरियर कराने की सबसे लेंदी स्टेप के बारे में, जो कि है वुड वर्क वाली स्टेप। अब वुड वर्क दोस्तों ऐसी स्टेप है, इसमें जितना आप पैसा लगाते जाओ, इसमें मटेरियल्स की कमी नहीं है, डिफरेंट मटेरियल्स की कमी नहीं है। अगर अपना जो मॉड्यूलर किचन है उसे आप 3 लाख में भी बना सकते हैं, 10 लाख में भी बना सकते हैं, 50 लाख में भी अपना मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। तो मटेरियल की कमी नहीं है, जितना पैसा आप इसमें लगाओगे, लगाते जाओगे। तो बहुत लेंदी स्टेप है, मुझे लगता है कि इस स्टेप के लिए तो एक पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो पड़ेगा और वो भी 20 से 25 मिनट का लेंदी वीडियो होने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बात करने वाले हैं वुड वर्क के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।